स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास के चैप्टर नंबर 9 में, जो कि है मौर्य काल। यानी कि इस चैप्टर में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग में आज तक मौर्य काल से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस का कंपाइल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, जैसा कि घटना चक्र माननीय घटना चक्र द्वारा वर्णित किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है मौर्य काल चैप्टर का। उस प्रश्न में आपको ये बताना है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगर हम इस प्रश्न का ऑप्शंस देखें तो प्रथम भारतीय साम्राज्य कनिष्क के द्वारा, बी है हर्ष के द्वारा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एवं डी है समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी है, यानी कि प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो हमको यही बताया जा रहा है कि मौर्य की गणना के महान शासकों में होती है। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य की जो गणना होती है वो महान शासकों में होती है। ऐतिहासिक सम्राट इनको कहा जाता है। ये पहले ऐसे सम्राट थे जिन्हें बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, यानी कि बहुत बड़े भाग पर, भारतीय भाग पर अपना शासन स्थापित किया, और जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। उनके साम्राज्य की सीमा जो थी वो ईरान तक जाती थी एवं भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक पद्य करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो गुप्त, बी में है मौर्य, सी है वर्धन एवं डी है कुषाण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन हो जाएगा, वो मौर्य हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन दें तो हमें कहा गया है कि उपर्युक्त विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश होगा, जिसका शासनकाल अगर हम देखें, जिसका टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक का है हमारा 323 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इनके बाद के जो वंश आए, कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। कौन कौन से? कुषाण, गुप्त और गुप्त के बाद वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। तो इसी वजह से हमारा विकल्प नंबर बी, जिसमें मौर्य राजवंश था, वो भारत का प्राचीनतम राजवंश माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह बताना है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन अगर देखें, वह ग्रंथ भास का है, शूद्रक का है, विशाख दत्त का है या अश्वघोष का है। तो ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी प्री 2003 में, और अगर इसका हम उत्तर देखें तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो वर्णन हुआ है वो हुआ है विशाख दत्त के ग्रंथ में। ठीक ना, अगर हम इसका आंसर देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, व्याख्या देखें तो कहा जा रहा है मुद्राक्षस, जो कि किसके द्वारा रचित है, विशाख दत्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है नंदराज का पुत्र माना गया है। ठीक ना, चंद्रगुप्त के पिता कौन है, नंदराज, तथा मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको ये बताना है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है। ठीक ना, क्या पूछा गया है कि सेंड्रोकोट्स किसे कहा गया है। ऑप्शंस अगर देखें, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है कि सेंड्रोकोट्स किसे कहा गया है, तो वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान की। किनकी पहचान की? सेंड्रोकोट्स की। किसने? विलियम जोन्स ने। और कह रहे हैं कि मौर्य शासक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स
और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। चलिए, ये प्रश्न नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। ठीक ना, यानी कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। ऑप्शन ए में देखें तो वो विलियम जोन्स, बी में है बेस्मिथ, सी में है आर के मुखर्जी, डी में है डी आर भंडारकर। तो इस प्रश्न का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि सेंड्रोकोट्स जिसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को वो है विलियम जोन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बताना है कि किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन देखें तो वो है प्लेनी, बी में है जस्टिन, सी में है स्ट्रैबो एवं डी में है मेगास्थनीज। ठीक, तो ये हमारे हो गए 4 ऑप्शन। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा जा रहा है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी है अशोक के, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के एवं डी है राजा जनक के। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि आंसर नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो कहा जा रहा है कि कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन 2 नामों से भी विख्यात थे। ठीक ना, कौटिल्य किन किन के नाम से जाने जाते थे, चंद्रगुप्त एवं चाणक्य के नाम से। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री बन गए तथा प्रधान पुरोहित के पद पर भी आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। ठीक है ना, पुस्तक क्या नाम है, अर्थशास्त्र, लेकिन वो संबंध किससे रखती है, राजनीति शास्त्र से संबंधित किताब है ये। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। इसमें हमें बताना है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। ठीक ना, प्रश्न क्या है, प्रश्न है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। अगर हम ऑप्शंस देखें तो अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर देवगुप्त। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक ना, एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि ऋषि चाणक्य अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ठीक ना, ऋषि चाणक्य जो थे उन्होंने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखन के बाद इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की गई है। पुराणों में द्विजभर्ष, जिन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा जाता है, प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति थे। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। उसके अनुसार जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, यानी कि चाणक्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त माना गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक ना, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला है भट्ट स्वामी, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है राजशेखर, चौथा है विशाख दत्त। ठीक, तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक, तो यानी कि बे ऑप्शन जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक ना, एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक है। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें हमें सप्तांग सिद्धांत मिलते हैं।
अर्थशास्त्र में, जिसमें कहा जा रहा है कि राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। ठीक है ना, किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो ऑप्शन अगर देखें, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राज्य का 7वां अंग होता है वो कौन सा होता है? मित्र। अगर 7 अंगों को देखें तो इसमें हमें बताया गया था, पिछले प्रश्न में बताया गया कि जो राज्य के 7 अंग होते हैं वो राजा, अमात्य, जनपद, ठीक ना, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, ये 7 अंग हैं राज्य के। और इस पिछले प्रश्न का जो पिछले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि राज्य का 7वां अंग कौन सा है, तो 7वां अंग है मित्र। इस प्रश्न की अगर हम व्याख्या देखें तो कहा जा रहा है कि सहृद जिसे मित्र भी कहा जाता है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। ठीक है ना, राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र है। फिर सहृद राज्य के कौन है? राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है ना, मित्र क्या करते हैं? शांति काल एवं युद्ध काल दोनों समय में करते हैं राजा की सहायता। फिर कहा जा रहा है कि इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्शों तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा को मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवसंभावी है। ठीक ना, यानी कि जिस राजा के मित्र जो हैं वो सामान्य से ज्यादा चतुर हैं, लोभी हैं, कामी हैं, कायर हैं, तो ऐसे राजा का जो विनाश है वो सुनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 12 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु तो राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है ना, क्या है? राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 13 देखें, इसमें हमें ये बताना है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक ना, किसकी तुलना मैकियावेली की जो रचना है प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास की मालविकाग्निमित्रम है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र एवं तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, यानी कि बी जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से करी जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? ऑप्शंस अगर देखें, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी है बिंदुसार के, सी है अशोक के एवं डी है कनिष्क के। ठीक, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि डेमिकस भारत आया था किसके शासनकाल में? तो बी ऑप्शन सही है, बिंदुसार के शासनकाल में डेमिकस आया था भारत। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही बताया गया है कि जो डायमेकस या फिर डेमिकस अपना एक राजपूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। किसने? सीरिया के राजा एंटीयोकस ने। ठीक है ना, सीरिया के राजा थे एंटीयोकस, उन्होंने डीमेकस या डायमेकस को अपना राजदूत बना के बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। इस प्रश्न में बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक ना, किसका? ऑप्शन नंबर ए में है ईंटों का, बी में है पत्थर का, सी में है लकड़ी का एवं डी में है मिट्टी का। यानी कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो किस चीज का बना था? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था वो बना था लकड़ियों से।
अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें यही बताया जा रहा है कि बिहार में पटना, जिसे हम पाटलिपुत्र भी कहते हैं, के समीप क्या है, बुलंदी बाग में कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें जाता है? स्नूपर महोदय को जाता है। तथा बुलंदी बाग से घर के परकोटे के अवशेष एवं कुम्भहार के राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए, ये प्रश्न था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगर अगला प्रश्न देखें 16 नंबर प्रश्न में हमें ये बताना है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। अगर हम ऑप्शंस देखें तो वो है वैशाली के, पाटलिपुत्र के, कपिलवस्तु की या श्रावस्ती के। प्रश्न फिर से देखेंगे कि किस नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो उत्तर होने वाला उत्तर नंबर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो हमको कहाँ से मिले हैं? कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। प्रश्न क्या है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। कहाँ का प्राचीन स्थल था? ऑप्शन ए में देखें, कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या फिर वाराणसी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसमें बी। ठीक ना। जो बुलंदी बाग है वो कहाँ का प्राचीनतम स्थल है? वो है पाटलिपुत्र का। एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल है और उत्खनन से यहाँ विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो स्नूपर महोदय को जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। अगर हम ऑप्शन देखें, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर कुणाल ने। तो प्रश्न फिर से देखेंगे कि ऐसा कौन सा मौर्य राजा जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की। इसका जो उत्तर है उत्तर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। और अभिलेख जो है वो बताते हैं कि जैन एवं तमिल साक्ष्यों से इस बात की जानकारी भी मिलती थी कि दक्षिण भारत की विजय जो है मौर्य ने की थी। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग राजा की ही विजय की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। ठीक ना। बिंदुसार की विजय जो है अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास उसे एक प्रणेता के रूप में स्मरण नहीं करता है, या इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जा सकता। जैन तथा तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की पुष्टि करते हैं। चलिए, ये प्रश्न था हमारा 19 प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर प्रश्न में हमें ये बताना है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, या फिर किस शासक ने पहली बार उसे एकत्र किया था। अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में है हर्ष ने, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है विक्रमादित्य एवं डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर डी हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एकीकरण का राजनीतिक तौर पर समस्त भारत के एकीकरण का नेतृत्व संभव हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी प्रदेश तक हो गया, और रुद्र दमन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकार था एवं उसके मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से मैसूर तक विस्तरित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर है, ठीक ना, वो कौन सा अभिलेख है। अगर ऑप्शन देखें, ए में है कलिंग, बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख
एवं डी ऑप्शन है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ऑप्शंस देखें, ग्रीक विवरणों से, बी में है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, सी ऑप्शन है जैन परंपरा से, एवं डी ऑप्शन है अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया, को किस भारतीय राजा ने हराया था? अगर हम ऑप्शंस देखें, ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने, बी में है अशोक ने, सी में है बिंदुसार ने, एवं डी है चंद्रगुप्त ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया तथा भारतीय राजा ने उसे हराया था, यानी कि जिसे हराया उसका क्या नाम है? अशोक को। ठीक ना। चलिए कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक जो था सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था। चलिए ये था प्रश्न नंबर हमारा 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन देखें तो है हमारा 317 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगर हम अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है। इस प्रश्न में आपको एक मैप दिया गया है और उस मैप में हमसे पूछा जा रहा है कि यह मानचित्र किस से संबंधित है। ठीक ना। मानचित्र ध्यान से देख लीजिए, ये रहा पूरा मानचित्र और इस मानचित्र में 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो मानचित्र है वो कनिष्क से उसके मृत्यु के समय का है, या चंद्रगुप्त से संबंधित है उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत का, या अशोक से संबंधित है उसके शासन के अंतिम समय का, या फिर हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है आप मैं फिर से देख लीजिए और इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब अशोक से संबंधित है और ये उसके शासनकाल के अंतिम समय का मैप है। चलिए अब इसका वही एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं कि उक्त मानचित्र जो है अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। तो बताया जा रहा है कि असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। इसमें हमने ये पूछा जा रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी? ऑप्शन है अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर नंबर हो जाएगा आपका ए यानी कि अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी। अशोक अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धम्म था
सदाचार का धम्म, ठीक ना। अशोक का धम्म सदाचार का धम्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उनके त्रिविध आयाम थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर नंबर इसमें है आपका सी, श्रीलंका जो था वो अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखें, ए में है तृतीय मुख्य शिलालेख, बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी है नवम मुख्य शिलालेख एवं डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं कि अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। कौन कौन? शिलालेख जो कि पत्थरों पर, स्तंभ मतलब पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर, और गुहा मतलब गुफाओं में। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य एवं सतीय पुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। यानी कि प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग किसने निर्मित करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या फिर धन्वंतरि ने। प्रश्न पूछा गया है लोअर पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा 2015 में, और इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो अशोक ने, यानी कि प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। और अगर हम ये देख लें तो कह रहे हैं कि अशोक युद्ध के लिए इतना नहीं प्रसिद्ध हुआ जितना धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। वह न केवल मानव, ठीक ना, वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं एवं कुएं खुदवाए थे। अशोक अपने शासनकाल में मनुष्य एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधि, प्रथम अस्पताल, औषधालय, औषधि बागों आदि का निर्माण उसने करवाया था। अतः ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से अशोक जो है वो महान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? अशोक क्या था? वो बौद्ध था, लेकिन फिर भी उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसके प्रमाण क्या है? ए ऑप्शन में है तीर्थ यात्रा, बी ऑप्शन है आपका मोक्ष में विश्वास, सी है देव नाम प्रिय की उपाधि एवं डी है पशु चिकित्सालय खोले। तो ये इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो उत्तर नंबर सी हो जाएगा कि उसकी देव नाम प्रिय की उपाधि जो थी वो यह सिद्ध करती है वो बौद्ध धर्म को ही नहीं अपितु हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म में भी आस्था रखता था। चलिए अगर ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं कि 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। अशोक कब बैठा? 269 ईसा पूर्व के पास। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय या फिर दवा नाम पिय, देवाना पियदशी भी कहा गया है। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत भी मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। ठीक ना, किस अभिलेख में, किस स्रोत में ये हमें मालूम चलता है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। वो अभिलेख है अशोक के अभिलेख दीपवंश,
तीसरा है महावंश दिव्यवदान, आपको कूट में उत्तर देने हैं। ए में है आपका 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 3 एवं 4, डी में है 1 एवं 4। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 एवं 3। 2 में है दीपवंश एवं महावंश में हमें क्या पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। चलिए अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के तृतीय संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। तो आज की इस वीडियो में केवल हम 30 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है और इस सीरीज को हम लगातार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और आप वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।